हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका शुरू किए थे और राज्य की कार्यपालिका में हम लोगों ने राज्यपाल को अच्छे से देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसमें मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा के बारे में देखेंगे चीज़ों को लेकर। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हम लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे आज। ठीक है, तो आज हम लोग का टारगेट है कि पंचायती राज व्यवस्था तक चीज़ों को पढ़ लें, फिर बाकी जो रहेगा हम लोग कल परसों में चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझना है। शुरू करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री, जो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सबसे ऊपर है। उसके बाद आंतरिक कैबिनेट मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। ये सारा चीज़ मैंने बताया था जब मैंने केंद्र वाला पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन वहाँ पर किया हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ से शुरू देखिए, यहाँ से हम लोग चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगर बोले कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अब यहाँ बोल रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अब समझिएगा, 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो क्या राज्यपाल किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है मुख्यमंत्री के रूप में? अगर ऐसा है तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है जो मुख्यमंत्री। तो कैसे व्यक्ति का करेगा? तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब विधानसभा की चुनाव होती है, उसमें जो सबसे बड़े दल होगा, उसमें से उनके दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। या अगर किसी भी दल की स्पष्ट बहुमत नहीं आई है, पूर्ण बहुमत नहीं आई है, तो गठबंधन में देखा जाएगा कि क्या सबसे बड़ा गठबंधन का कौन सा है। अगर ऐसा भी नहीं है, उस केस में राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उसमें से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और उसमें समय दिया जाता है कि इतने टाइम बाउंडेशन के बाद आपको किसी भी विधानसभा हो या विधान परिषद उसका एक सदस्य बनना होगा, तभी जाकर आपको विश्वास मत वहाँ पे हासिल करना होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल में चीजों को थोड़ा देखने का यहाँ पे प्रयास करना है हम लोग को, कि राज्य विधान, जिस तरह संसद है, तो संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। उसी तरह यहाँ पे जो राज्य विधानमंडल है, इस राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन? एक होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, और तीसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जो राज्यपाल तथा 1 या 2 सदनों को मिलाकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जो राज्यपाल तथा 1 या 2 सदनों को मिलकर बनता है। एक सदन, कुछ राज्यों में विधानसभा है, कुछ राज्यों में 2 सदन है, विधान सभा और विधान परिषद। उसके बाद बोला है कि वर्तमान समय में
सिर्फ 6 राज्यों में ही 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है, और एक और है तेलंगाना। ठीक है ना। अब बोला है कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है, जिसको हम लोग विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है, और विधानसभा को ही राज्य में हम लोग उसको निम्न सदन बोलते हैं या लोगों का सदन बोलते हैं, लोगों का सदन बोलते हैं। ठीक है। तो विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा है तो उसमें कितने सीटें हो सकती हैं। किसी भी राज्य में अगर कोई विधानसभा है तो उसमें कितनी सीटें हो सकती है, उसमें कितनी सीटें हो सकती है, उसी के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बोला किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकती है और न्यूनतम 60। यानी बोल रहा है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो उस राज्य में अधिकतम कितने सीटें हो सकती है, तो उस राज्य में अधिकतम 500 सीट हो सकती है और न्यूनतम 60 सीट हो सकती है। समझेंगे यहाँ पर अच्छे से। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम सीटें हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम सीटें हैं। ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब यह बोल रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है कि विधानसभा में इससे कम की संख्या नहीं हो सकती है। ये अपवाद है। सबसे अधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है, जबकि सिक्किम विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। सिक्किम में सबसे कम सदस्य विधानसभा के 32 सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बोले कि राज्यपाल के मत में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का, इसको अभी हटा दिया गया है। अब विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां पे आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं किया जा रहा है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। देखिए, एक तो है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरा कर चुका हो व्यक्ति, तीसरा है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किया हो, यानी वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, और चौथा है वह पागल या दिवालिया न हो। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है तो व्यक्ति राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। तो समझेंगे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। बोला कि यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति एक बार में केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अधिवेशनों से दूर रहता है। बोला कि राज्य विधानमंडल का मतलब कि विधानसभा तथा विधान परिषद के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अधिवेशनों से दूर रहता है तो सदन द्वारा उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।
तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे अवधि के बारे में बात कर रहा है, अवधि के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोला है कि विधानसभा की अवधि, विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक होती है। विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक होती है। आपातकाल में अगर इमरजेंसी लगा है तो आपातकाल में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर राज्य में या देश में इमरजेंसी लगी है तो उस स्थिति में कि जो विधानसभा है तो उसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल है उस स्थिति में उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है 1 साल, एक बार में 1 साल। लेकिन जैसे इमरजेंसी समाप्त होगी उस केस में, जैसे इमरजेंसी समाप्त होगी तो उस केस में उसको मैक्सिमम 6 वर्षों तक ही हम लोग रख सकते हैं, 6 महीने तक रख सकते हैं। ये तो अभी हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर मामला को हटा दिया गया है, जिसको हटा देते हैं हम लोग। और बोला कि विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भांति राज्य विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भांति राज्य विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। यानी मान के चलिए कि विधानसभा में मान लेते हैं कि अभी 243 सीट है बिहार में, तो इसी 243 में से किसी एक आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की विधानसभा का सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें पद छोड़ना, अपना पद छोड़ना पड़ता है। यानी जैसे ही विधानसभा की कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, उस केस में तुरंत उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। वे त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। वे त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे, बोला है कि अगर विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को उनको अपने पद से हटाना पड़े तो विधानसभा एक संकल्प लाएगा, एक बिल लाएगा और उस बिल के माध्यम से उनको हटा सकता है। आगे बोले कि ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देना होता है कि भाई आपके खिलाफ ये चीजें आ रही हैं। अब बोला है कि जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सवाल बहुत बार यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर उनके हटाए जाने की प्रक्रिया चालू है या लगातार प्रक्रियाएं चल रही है तो उस केस में क्या वो लोग उस सदन की अध्यक्षता कर पाएंगे? तो वे लोग उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं, वो लोग सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं। आगे बोला है कि विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद, विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं किया जाता, अपितु नई विधानसभा द्वारा अध्यक्ष चुने लिए जाने तक वो अपने पद पर बना रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर विधानसभा भंग हो गया
अगर विधानसभा भंग हो गया तो उस केस में ऐसा नहीं कि विधानसभा में जो अध्यक्ष है उनको हटा दिया जाएगा पद से, वो तब तक पद पर बने रहते हैं, वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है, जब तक वो नया अध्यक्ष कोई चुनकर नहीं आ जाता है। बोला कि अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना होता है। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना होता है। बोला कि सदन में किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखता है। अगर सदन में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो रहा है तो उस स्थिति में वह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों की व्याख्या करता है आगे बोला है कि सदन में पेश किया गया विधेयक यदि धन विधेयक है या सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसे प्रमाणित करने की शक्ति केवल अध्यक्ष के ही पास है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके लास्ट डिसीजन किसके हाथ में रहता है? विधानसभा के अध्यक्ष के हाथों में रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये सब बात हो रही है अध्यक्ष के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे विधान परिषद। क्या बात करेंगे हम लोग? विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। तो विधान परिषद की पहले रचना के बारे में, संरचना के बारे में बात करेंगे। देखिए कौन कौन बोल रहा है कि रचना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसके उत्पादन का दायित्व राज्य की विधानसभा पर छोड़ा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ए नाम का कोई स्टेट है, तो इस स्टेट में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? विधान सभा लेता है। इस विधान परिषद को हटाना है या विधान परिषद को बनाना है किसी भी राज्य में, दोनों का पावर किसको दिया गया है? विधानसभा को दिया गया है, दोनों का पावर। बोला कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, बोला कि अगर कोई विधानसभा जो है वो अगर यह लोग अपना एक संकल्प पारित कर दे रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे रहे हैं, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो संसद विधि बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा विद्यमान विधान परिषद अंत कर सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि विधान परिषद को हटाना हो या विधान परिषद को बनाना हो, दोनों ही केस में विधानसभा में 2/3 बहुमत से एक संकल्प या प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब प्रस्ताव पारित करके वह जाएगा संसद के पास, तब संसद उसे क्या करेगी? अगर हटाने का प्रस्ताव होगा तो हटा देगी, अगर नया बनाना होगा तो इसको बना सकती है। तो ये हाथ किसके हाथ में है? यही सब बोला कि भारत में 7 राज्यों में विधान परिषदों का अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर को तो अभी हटा दिया गया है, तो हटा दीजिए। नवीन विधान परिषद के सृजन अथवा विद्यमान विधान परिषद की समाप्ति से संबंधित प्रावधान बोल रहा है कि अगर कोई नया विधान परिषद बनाना हो, ठीक है, या पहले से जो विधान परिषद उसको हटाना हो, इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 169 में, उसका वर्णन किया गया है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि नवीन विधान परिषद के सृजन अथवा विद्यमान विधान परिषद की समाप्ति से संबंधित प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। आगे बोल रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा का एक विधानसभा, विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा के एक विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। यानी बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि बिहार राज्य है और बिहार राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या टोटल 100 सीट है, मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि जब भी इस राज्य में विधान परिषद बनेगी तो विधान परिषद में कितने सीटें रहेंगी। तो बोल रहा है कि विधानसभा का 1/3 सदस्य ही, विधानसभा का जितनी सीटें हैं उसका 1/3 सीट ही उस राज्य के विधान परिषद में हो सकती है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी दशा में विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। एक तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते, और 40 से कम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी दशा में उसमें 40 से कम नहीं होगा। बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित ढंग से होता है। अगर सवाल पूछ दिया कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस ढंग से होता है, तो पहला है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव नगरपालिका, जिला परिषद तथा स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी 1/3 सदस्य नगर पालिका के द्वारा चुना जाएगा, जिला परिषद द्वारा चुना जाएगा, स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था द्वारा चुना जाएगा, तथा 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो 1/3 सदस्य है उस राज्य में जो विधानसभा होगा इनके सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। तीसरा बोला कि 1/12 सदस्यों का चुनाव माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सेवारत शिक्षकों द्वारा किया जाता है, यानी कुछ ऐसे लोग के द्वारा किया जाएगा जो टीचर हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों के द्वारा किया जाता है। यानी 1/12 सदस्य जो लोग ग्रेजुएट हैं और वैसे ग्रेजुएट जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो गए हैं वैसे लोग ही इनका चुनाव कर पाएंगे। और 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से किया जाता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? एक बार जल्दी से बता देंगे, उसके बाद ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब बोला कि विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही अस्थायी सदन होती है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 यानी बोलेगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, समझिएगा 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पूरा कर लेते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर पूछ दिया कि विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और इसमें से
एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये बात वही मैंने बताया यहाँ पर। विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि, यानी विधान परिषद का अगर सदस्य आपको लोग चुनेगा तो उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक है, तो पहला है उसे भारत का वह नागरिक हो। दूसरा बोला कि उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु हो। तीसरा बोला है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथा वह पागल या दिवालिया ना हो। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। अब बोला है कि जो विधान परिषद है उसके भी तो कुछ पदाधिकारी होते हैं ना, यानी सभापति, उपसभापति, जो भी चीजें उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो बोल रहा है कि सभापति और उपसभापति विधान परिषद के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। सभापति और उपसभापति विधान परिषद के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उपराष्ट्रपति की तरह विधान परिषद का कोई पदेन सभापति नहीं होता है। जिस तरह राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उस तरह राज्य में विधान परिषद का कोई भी अपना पदेन सभापति नहीं होता है। उन्हीं विधान परिषदों के टोटल सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है विधान परिषद के सदस्य के रूप, सभापति के रूप में। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उपराष्ट्रपति की तरह विधान परिषद का कोई पदेन सभापति नहीं होता है। यदि विधान परिषद के सदस्य अपने बहुमत से सभापति अथवा उपसभापति को उनके पद से हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। चलिए यहां तक बताएंगे। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक एक बार जल्दी से मैसेज करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा 2-3 बातों को हम लोग को पहले समझना होगा। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पहले तो याद रखना है कि इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है भाग 9 में। ठीक है, बोलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुसूची 11 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। उद्देश्य क्या है, विकेंद्रीकरण करना। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पे लागू किया गया,
तो सबसे पहले पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया। सेकेंड राज्य कौन सा है? तो सेकेंड राज्य आंध्र प्रदेश है। सेकेंड राज्य आंध्र प्रदेश है। बोलेगा कि पंचायती व्यवस्था टोटल कितने विषय रखे गए हैं? तभी इसमें टोटल 29 विषय हैं। इस पंचायती राज व्यवस्था टोटल 29 विषय जिसमें चर्चा की जाती है। इतना बात हम लोग को पहले समझना है कि पंचायती राज व्यवस्था में लाया क्यों गया। समझिएगा, पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था कि पहले क्या होता था कि एक बार कोई मुखिया बन गया तो लगातार कंटिन्यू मुखिया बन रहा है। एक आदमी की कोई पावर को कंट्रोल कर लिया, होल्ड कर लिया, तो पावर को रिलीज करना नहीं चाह रहा है। प्रॉपर ढंग से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही है। समाज के जो दबे कुछ लोग उनकी बातों को सुन नहीं पा रहा है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय स्वशासन है या स्थानीय सरकार है, उनको मजबूती देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 और 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और बोला गया कि भाई पंचायतों को 3 स्तरों पर डिवाइड किया गया। तो पंचायती राज सिस्टम में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो बलवंत राय मेहता कमेटी थे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि भाई पंचायतों को 3 स्तरों पर डिवाइड किया जाए, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और जिला के स्तर पे। फिर उसमें अलग अलग कमेटी आई, अलग अलग कमेटी ने सरकार को अलग अलग रिकमेंडेशन दी कि ऐसे काम किया जाए, वैसे काम किया जाए। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि भाग 9 द पंचायत तथा अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1949 स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान। अगर जिला पूछ देगा तो नागौर जिला है। सेकंड कौन है, आंध्र प्रदेश है। उसका बोला कि पंचायती राज के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। बोला कि पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, संविधान के अनुसूची 40 में राज्यों के गठन का निर्देश दिया गया है। 40 में राज्यों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या क्या है मैंने बताया था। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के लिस्ट के बारे में बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुसूची 40 में राज्यों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। यानी सिंपल ये है कि जो अनुसूची 7 में जो लिस्टों का बंटवारा किया गया है, यूनियन लिस्ट, तो बताया गया कि यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, केंद्र सरकार को दिया गया। स्टेट लिस्ट, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, तो राज्य को दिया गया। और एक है कंकरेंट लिस्ट, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्यों की आपसी सहमति के बाद दिया गया। लेकिन अगर किसी प्रकार से कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उस कन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए उस पर ज़्यादा पावर केंद्र को दिया गया है। बोला कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में संशोधन की प्रमुख बातें। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, आइए हम लोग इस बातों को समझते हैं।
बोला कि इसके द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे, त्रिस्तरीय क्या, गांव, ग्राम, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे जिसको ब्लॉक बोलते हैं, पंचायत लेवल पे तथा जिला लेवल पे। बोला कि पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर यह प्रावधान लगाया गया कि पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। यानी जितना भी जहां भी सीटें हो उसमें से 1/3 सदस्य, उसमें से 1/3 सदस्य कौन होंगी, महिलाएं होंगी। 1/3 सदस्य कौन होंगी, महिलाएं होंगी। आगे बोला है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए होता है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसके द्वारा संविधान के भाग को अनुच्छेद 243(2) तक एवं 12वीं अनुसूची के प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे देखिए 74वां संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1992 में यह संशोधन किया गया और इसके द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के संबंध में व्यवस्था का प्रावधान किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़कर इसे 18 विषय आवंटित किए गए। इसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया। आइए थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके डिजाइनकार पिंगली वेंकैया थे, पिंगाली वेंकैया थे। तो जो नेशनल फ्लैग है इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके डिजाइनकार पिंगली वेंकैया थे। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3.2 होता है, यानी लंबाई 3 होता है, चौड़ाई 2 होता है। बीच में 24 तिलियों वाली नीला वक्र होता है। राज्य चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम क्या है, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है। इनके नीचे घंटे के आकार की पद्म के ऊपर एक चित्रवलीर में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ये हम लोग का राज्य चिन्ह है। हम लोग क्या है, हम लोग का राज्य चिन्ह के बारे में बात हो रही है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ से शीर्ष पर 4 सिंह है।
इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवलिन में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। बोला कि मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। अब हम लोग इसके बाद में बात करेंगे राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो समझिएगा राष्ट्रगान के बारे में। बोला है कि राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित, ये ठाकुर नहीं है, टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950, तो राष्ट्रगान को अगर पूछेगा कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम, यहाँ पर देखेंगे यह गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 22 सेकंड की होती है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रगीत जो हम लोग का है वह वंदे मातरम है। बहुत बार याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम की रचना कौन किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, सवाल पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय पंचांग को, नेशनल कैलेंडर को शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल जो है वह बाघ है। बोला कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन, सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है राष्ट्रीय नदी। तो ये सब थोड़ा कुछ फैक्चुअल है, उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे एकदम बता दे रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा चीज़ों को देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, एकदम वन लाइनर टाइप से मैं लेकर आया हूँ। उसको हम लोग को यहाँ पे देखने की आवश्यकता बहुत है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझने की भी आवश्यकता है कि इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी। आइए,
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं, सम स्पेशल फैक्ट। बोला है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है। तो लोकसभा अगर धन विधेयक को भेजा है राज्यसभा के पास तो उसे 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। संसद में बजट प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? एकात्मक शासन है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो एकात्मक शासन है। भारत में कैसा शासन है? तो संघात्मक शासन है। समझेंगे, ब्रिटेन में हम लोगों ने लिया है, ब्रिटेन में है एकात्मक शासन, एकात्मक शासन, लेकिन भारत में कैसा है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। उसके बाद है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो संसद को है। यहाँ देखेंगे सवाल क्या बोला है। यहाँ पे सवाल बोल रहा है बात, यहाँ पे सवाल सिंपल ये बोल रहा है कि कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? संसद को है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, अभी मैंने बताया था कि अधिकतम 500 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकते हैं, यानी इसके बीच में रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे कम सिक्किम में है 32, गोवा में 40 है, असम में 40 है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार देता है? कृपान धारण करने का अधिकार देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे बात है, यहाँ पे समझेंगे किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। और महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। उसके बाद बोला है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो 4 राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे बोल रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। जैसे पिछले बार विपक्ष में कोई भी सदस्य नहीं था, क्योंकि उन लोगों का जितना भी सीटें हैं उसका 10% इन लोगों के पास नहीं आ पाया। ठीक है, बोला है कि राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछेगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे सवाल है कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के दोषित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको है? यानी एक अपराध के दोषित व्यक्तियों को, एक अपराध के लिए दोषित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा। आगे बोल रहा है कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य, संसद सदस्य जब भी आएगा तो याद रखना है कि विधानसभा लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में बात कर रही है, और जहां भी राज्य विधानमंडल के बारे में बात होगा तो वहां पर ध्यान रखना है कि विधानसभा तथा विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, और अपनी इसी के लिए अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। द्विसदनीय पद्धति किसकी सूचक है? 2 सदनों वाला विधानमंडल। भारत में किस राज्य का अलग संविधान में, ये तो अभी हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन से। बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और कितने मंत्री बन सकते हैं? तो मैंने बताया था कि लोकसभा का 1/3 सदस्य, लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। बोला कि राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो लोग सदस्य भाग लेते हैं वो लेते हैं संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा। यहाँ पे राज्य विधानमंडल के बारे में बात नहीं हो रही है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन वहीं पर अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका मुख्य आधार क्या है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो 2 हो सकते हैं। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है? नहीं होगा ये। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा करने के लिए क्या आवश्यक है? बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। अगर 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन नहीं हो रहा है तो वह राष्ट्रीय आपात लागू नहीं होगा। बोल रहा है कि भारत में शासन करने की अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। भारत में शासन करने की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने होती है? तो 6 सप्ताह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने होती है? तो 6 सप्ताह। अध्यादेश जारी करने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब? जब संसद का कोई भी सदन न चल रहा हो। बोल रहा है कि जब एक समाज सभ्यता के चरणों में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? संगठित सामुदायिक जीवन का। आधार पर वर्गीकृत की जाती है विधानमंडल तथा कार्यपालिका का।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस राज्य में जनता किसी राय नियंत्रित और परिचालित नहीं की जाती है। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना, एक उदार प्रजातंत्र में समानता को हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। अगर इसको मौलिक अधिकार से जोड़ा जाए तो इक्वालिटी जो स्वतंत्र समानता का अधिकार जो है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। तो बोल रहा है कि एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है। सभी व्यक्तियों को एक ही या समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कौन किसको हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बोला कि भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए यहां पे देखते हैं। बोला कि राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न करे 1 माह के भीतर। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी बताया हूं मैं। उस संसद समिति का जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है कहा जाता है प्राक्कलन समिति। इस समीक्षा है। आगे है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। मैंने कल बताया था कोरम के बारे में कि अगर संसद में किसी प्रकार की कार्यवाही करनी हो, अगर संसद में किसी प्रकार की कार्यवाही करनी हो तो संसद के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग का होना आवश्यक है। फिर बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग, ये बात कर रहा है कैग का। कैग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में। बोला कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिसियो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 में कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बोला कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीनों के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है। फिर बोला है कि बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष है वो जनरली वोटिंग नहीं करता है, लेकिन कभी बराबर का मामला आ गया उस केस में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत करता है, निर्णायक वोटिंग करता है। फिर बोला है कि राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। आगे बोला है कि वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो केवल लोकसभा में। मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो भारत। भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाया गया है। भारत का व्यवस्था किस प्रकार से है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। फेडरल सिस्टम में संघात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है। कहाँ से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है, कनाडा से। लेकिन भारत का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है
वो पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, संघात्मक है, संघात्मक तथा साथ में एकात्मक भी है, संघात्मक और साथ में एकात्मक भी है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है संसद? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। बोल रहा है कि किसी संवैधानिक सरकार के 2 मूल उद्देश्य क्या होते हैं? स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। बात बोला है कि राज्यों के राज्यपाल कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद बने रहने तक। आगे बोला है कि यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वंचित करना है? नागरिक स्वतंत्रता से। किसी राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बात कर रहा है। जिस तरह केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, जिस तरह केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है, सॉरी महान्यायवादी कहा जाता है, जो केंद्र सरकार के एक विधि सदस्य के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के पास वकील के रूप में काम करता है, उसी तरह राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है। बोला कि किसी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में किसकी योग्यताएं होनी चाहिए? तो अगर किसी व्यक्ति को केंद्र में महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करना हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को राज्य में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करना हो तो उसे हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति का जो क्वालिफिकेशंस है वही क्वालिफिकेशंस इसको भी चाहिए। अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना अल्पकालीन अध्यक्ष का मुख्य कार्य है। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है यदि वह, बोला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कब लगती है? तो महाभियोग प्रक्रिया लगती है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, जब उनका आरोप लगता है तब महाभियोग लगता है। और महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ। किस विधानमंडल को संसदों की माता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है? ब्रिटिश संसद को। फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है? जाति की श्रेष्ठता में। आगे बोल रहा है कि कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, यानी इसका वर्णन भी किया गया है आर्टिकल 14 में। क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता। बोला कि सरकार वास्तव में किसका भी करता है? राज्य का। बोला कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250 है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के भाग आर्टिकल 36 से 51 के बीच में,
और अगर भाग पूछ दिया तो सबको पता है कि भाग 4 में इसकी वर्णन की गई है, इसकी वर्णन की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में। बोला है कि उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का। भारत में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। भारत का संविधान किस देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आगे दे रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन, बोला है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? पंचायती राज को बल प्रदान करना। और पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारत के किस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 9 में किया गया है। इसमें टोटल कितने विषय रखे गए हैं? तो इसमें टोटल सब्जेक्ट रखे गए हैं 29 विषय। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। कौन कौन सी 3 सूची हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने, ये तो अभी हटा दिया गया, इसको हटा देते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन कर लोकसभा अध्यक्ष करता है? प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम। आगे बोला है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य और संघ दोनों के पास होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण या, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल पूछ क्या रहा है, थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करना है। बोल रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो अधिकार है मौलिक अधिकार में। समझेंगे, मौलिक अधिकार। अगर पूछेगा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 19 में, इसी में बोला जाता है। इसमें भी कहाँ पूछेगा? तो जो फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है? तो संघीय शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उसका कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? सवाल पूछ दिया तो 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। तो 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बोला कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्य में, तो राज्य में विधानसभा हो जाएगा, राज्य में विधानसभा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछे कि केंद्र में मंत्री परिषद
सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं मंत्रिपरिषद? 74 में क्या होता है? 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और 75 में क्या कहता है? 75 में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। आगे है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति को हम लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। जो चतुर्थ संपदा है, फोर्थ स्टेट है, किसको का समाचार पत्रों को कहा गया है? राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो नागालैंड। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 2 बोल रहा है, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? न्यायिक कार्यवाही। और यहां पे देखेंगे जो अनुच्छेद 226 दिया गया है, इसी के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर हटाइए इसको? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसके प्राप्त करता है? भारत की जनता से। मैंने इसको प्रियम्बल में बताया भी था आप लोगों को, बताया था ना प्रियम्बल में। बोला है कि संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां विशेषाधिकार का उपयोग किसमें करती है? सुरक्षा परिषद में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है लोकसभा की सहमति से? राज्यसभा। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले, कि जब लोकसभा को समय के पूर्ण कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो हम ध्यान रखेंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा, अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो 65 हो जाएगा। और वहीं पर अगर हाई कोर्ट पूछ दिया तो याद रखेंगे 62 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी है? तो 1 महीने में ये सब चीज़ों को देनी है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए तब आज के लिए बस इतना ही मैं रहने देता हूँ। ठीक है ना, आज के लिए भी इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए क्लासेज बहुत रिवीजन चल रही है। कल हम लोग प्रमुख कुछ संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें जो बाकी होगी उसको मैं कल पढ़ा दूंगा। कल आप लोग की लास्ट क्लासेज होगी पॉलिटी की। ठीक है ना, तो कल आप लोग की लास्ट क्लास होगी पॉलिटी की। उसके बाद जो भी चीज़ें होगा हम लोग फिर आगे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होगी और अच्छे समझ में आ रही होगी। कुछ चीज़ें बीच में अगर अगले वीक में 1-2 दिन थोड़ा मैं हाथ से लिख के भी पढ़ा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्लासेज बहुत फास्ट चल रही है मुझे पता है, लेकिन बहुत दबाव भी है ऊपर से, क्लासेज जल्दी समाप्त करनी है। एग्जाम भी आ गया, 13 को एग्जाम है आप लोगों का। तो जब तक चीज़ें फास्ट नहीं होगी
तो फिर मज़ा नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, फिर तो मज़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।